हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। एक शिकायत है यार आप लोगों से। शिकायत ये है कि आंसर्स लोगों ने भेजे हैं, 10-15 आंसर्स मेरे पास पहुंचे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सजेशंस भी दिए हैं और मैं सभी को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन जब क्लास देख रहे हैं करीब 100-150 लोग और आंसर आपके पास मेरे पास पहुंच रहे हैं केवल 10, 12, 15, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं है यार, है ना। तो कोशिश किया करो कि क्लास आखिरी तक देखो और आखिरी तक देखने के बाद जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न दिया जाता है वो प्रश्न का उत्तर लिख के आप मुझे जरूर भेजा करें। आप में से ही एक मित्र ने सजेशन दिया कि सर आप अभी स्टार्टिंग डेज में आप ऐसा कर सकते हैं कि क्लास में आंसर डिस्कशन ना कराएं और जो लोग आंसर लिख के भेज रहे हैं केवल उन्हीं को जो मॉडल आंसर है वो भेजें। हालांकि मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं। मेरा तो मन ये था कि मैं सभी लोगों को आंसर लिख के भेजूं और सभी लोगों के साथ आंसर का डिस्कशन करूं, लेकिन ये सजेशन मुझे आया है। आप मुझे बताइएगा कि सजेशन कैसा है, इसलिए मैं आज वो आंसर का डिस्कशन नहीं करूंगा आपके साथ। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं हम सभी चाहते हैं कि आंसर का डिस्कशन क्लास में हो तो अपन क्लास में कर लेंगे, मुझे उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। और आप ये चाहते हो कि नहीं सर कुछ लोग जो ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, जो लोग आंसर लिख रहे हैं वो लोग इसके ज़्यादा हकदार हैं कि आंसर डिस्कशन उनके साथ किया जाए, बाकी लोगों के साथ नहीं किया जाए, तो इस चीज़ पे भी आगे बढ़ा जा सकता है। तो एक बार आप इस चीज़ को बता दीजिएगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आंसर डिस्कशन कल से शुरू कर देंगे। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 3। और आज हम इस टॉपिक को, हमारे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। और इस टॉपिक का नाम क्या था, टॉपिक का नाम जो हम लोग कर रहे थे उसका नाम है इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। कल जो हमने बात करी थी मुख्यतः वो बात करी थी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को कैसे जान सकते हैं, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये हम लोग बात कर रहे थे। और इन सोर्सेज में हमने दो टाइप के सोर्सेज देखे थे। कितने टाइप के सोर्सेज देखे थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज। वन इज नोन एज डायरेक्ट सोर्सेज, कुछ को प्रत्यक्ष स्रोत कहा जाता है, और कुछ सोर्सेज थे हमारे पास इनडायरेक्ट। कैसे थे, इनडायरेक्ट सोर्सेज, अप्रत्यक्ष स्रोत जिन्हें कहा जाता है। जब हमने डायरेक्ट सोर्सेज की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जो ऑयल ड्रिलिंग होती है, ऑयल ड्रिलिंग, या बात की जाए माइनिंग माइनिंग और बात की जाए वॉल्केनिज्म, बात की जाए वॉल्केनिज्म की, तो ये सब किस टाइप के सोर्सेज हैं, ये सब डायरेक्ट सोर्सेज है। जब इनडायरेक्ट सोर्सेज की हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो इनडायरेक्ट सोर्स हमने देखा था वो था मीटियोराइट। मीटियोराइट। फिर हमने देखा था टेम्परेचर। टेम्परेचर। और हमने लास्ट में सबसे आखिरी में देखा था सीस्मिक वेव। कौन सा देखा था, सीस्मिक वेव्स। जब हम मीटियोराइट की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि मीटियोराइट जो अर्थ तक पहुंचे हैं, जब हमने उसको स्टडी किया तो हमने पाया कि उनके कोर में, मीटियोराइट के कोर में आपको क्या देखने को मिलता है, उसके कोर में आपको निकल एंड फेरस देखने को मिलता है। और अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू जियोफिजिक्स, जब उन्होंने स्टडी की तो उनको ये लगा, उन्होंने यह माना है कि अर्थ के कोर में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, निकल और फेरस देखने को मिलेगा। जब हमने टेम्परेचर की बात करी तो जो रेट ऑफ टेम्परेचर है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर जो है ये सेम नहीं है। क्या नहीं है, सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हमने इससे कंक्लूजन ये निकाला था कि जो अर्थ है वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मिनरल से मिलके बना हुआ है, डिफरेंट मिनरल से मिलके वो बना हुआ है। ये कंक्लूजन हमने निकाला था टेम्परेचर की स्टडी करके। जब हम बात कर रहे थे सीस्मिक वेव्स की तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ के अंदर, अर्थ सरफेस के नीचे कहीं पे भी अगर एनर्जी रिलीज होती है, क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और वो वेव्स के थ्रू, किसके थ्रू, वेव्स के थ्रू हर डायरेक्शन में क्या होती है, प्रोपोगेट होती है। तो ये वो पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज हुई, इसको हमने नाम दिया था क्या, इसको हमने नाम दिया था फोकस। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो था इसको नाम हमने दिया था एपी सेंटर। क्या नाम दिया था, एपी सेंटर।
सीस्मिक वेव को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। जो बॉडी के अंदर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो वेव ट्रेवल कर रही हैं उसको हमने बोला था दे आर नोन एज बॉडी वेव, और वहीं पे जो सरफेस पे ट्रेवल कर रही हैं उनको हमने नाम दिया था कौन सी वेव, दे आर नोन एज सरफेस सरफेस वेव। ये बातें हमारी हुई थी, याद है आपको सब। बॉडी वेव को हमने आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, और वो दो पार्ट कौन कौन से थे, बॉडी वेव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो वेव है इसको हमने बोला था इट इज नोन एज प्राइमरी वेव, इट इज नोन एज प्राइमरी वेव, वेयर एज जो दूसरे नंबर की जो वेव थी उसको नाम हमने दिया था सेकेंडरी वेव, दे आर नोन एज सेकेंडरी वेव। इसके एक एक नाम और हमने देखे थे, इसे कहा जाता है पी वेव, इसे क्या कहा जाता है, पी वेव कहा जाता है, और इसे कहा जाता है एस वेव। क्या कहा जाता है, एस वेव इसे कहा जाता है। यहां तक कि हमारी सारी बातें हो चुकी थी, ठीक है। जब सरफेस वेव की हम बात कर रहे थे तो सरफेस वेव्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, और उसको नाम दिया था, एक था लव लव वेव, जिसको हमने बोला था इसे कहा जाता है एल वेव। क्या कहा जाता है, एल वेव कहा जाता है। और दूसरा जो वेव था उसे कहते हैं हम लोग रिले वेव। क्या कहा जाता है उसको, उसको कहा जाता है रिले वेव, या जिसे आर वेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, आर वेव कहा जाता है। यहां तक की बातें हमने कल कर ली थी। हालांकि जब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करते हैं तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के लिए हमें कौन सी वेव्स की स्टडी करनी होती है, बॉडी वेव्स की स्टडी करनी होती है, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको यहीं पे एल वेव और आर वेव के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम पढ़ते हैं एल वेव और आर वेव के बारे में। किसके बारे में, एल वेव और आर वेव के बारे में। तो सबसे पहले लव वेव के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये लव प्रेम वाला लव नहीं है ना, आगे हम देखेंगे कितना डिस्ट्रक्शन ये करती हैं एल वेव, काफ़ी डिस्ट्रक्शन करती हैं एल वेव, है ना। अब ये मत कहना सर प्यार मोहब्बत भी तो डिस्ट्रक्शन काफ़ी करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। कनिष्क कटारिया सर से अगर आप पूछोगे तो उनके लिए मोटिवेशन के रूप में काम किया था, है ना। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए वो डिस्ट्रक्शन का काम भी कर देता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे आप अपनी चीज़ों को देखते हो, ठीक है। सरफेस वेव की हम बात कर रहे थे, और एल वेव की हम बात करें तो सबसे पहले जो आपको याद रखनी है इसकी प्रॉपर्टी, दैट इट इज अ ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव। देखो, वेव बेसिकली दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, ट्रांसफर्स होगी या लॉन्गिट्यूडनल होगी, अनुदैर्ध्य होगी, ठीक है। तो अब ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल में क्या डिफरेंस है। जो ट्रांसफर्स वेव होती हैं उसमें डायरेक्शन जो होगा किसका, वेव का, वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही होगी, पार्टिकल्स उसके पैरेलली क्या हो रहे होंगे, प्रोपोगेट कर रहे होंगे। अब एल वेव में क्या होता है इसको समझना आप। एक हम लोग अर्थ का सरफेस का एक क्रॉस सेक्शन एरिया लेके चलते हैं। सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। मैं ये सारे डायग्राम, जैसे मेरे पास एक मैसेज ये भी आया कि सर आप प्लीज़ पीपीटी यूज़ करें ताकि क्लास जल्दी हो जाए। देखो, कोर्स की अगर खींचने की बात है तो कोर्स आप मेरे से चाहोगे तो मैं 10 दिन में पूरा ज्योग्राफी का कोर्स जो है फाउंडेशन के लिए करा दूंगा। लेकिन हमारा काम, हमारे साथ वो विद्यार्थी भी हैं जो 2026 या 27 में भी अटेम्प्ट देंगे। 25 मेंस वाले तो हैं, लेकिन 2026 और 27 वाले लोग भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने अभी 12th पास किया है, जिनके पास नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है। तो हम सब लोगों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। और मैंने ये प्रॉमिस किया है कि ये फाउंडेशन क्लासेस हैं। फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि वो विद्यार्थी जिनको अभी ज्योग्राफी का जी भी नहीं आता है, अगर वो भी क्लास देखे तो वो भी समझ पाए। अच्छा, पीपीटी यूज करना बहुत आसान तरीका है। देखो मेरे लिए, आप यकीन मानो कि पीपीटी यूज करना मेरे लिए बहुत आसान है। ये सारी जो मेहनत यहाँ पे लिखने में जो मेहनत की जा रही है, कभी बोला जा रहा है या मैं जो नोट्स लिखता हूँ यहाँ पे, वो मेरी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन वो सारी चीजें आपके लिए आपके लिए क्या हो जाती है, लास्ट में बर्डन बन जाती है। कैसे, ये दूसरे या तीसरे अटेम्प्ट में समझ में आएगा कि जो पीपीटीज जब हम यूज करते हैं, पीपीटीज में जो डायग्राम्स हम लोग यूज करते हैं, उनको आप एग्जाम में बना ही नहीं सकते, और जब एग्जाम में नहीं बना सकते हो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी नहीं होंगे। तो मैं इस
ये मेरा फर्स्ट बैच है। हालांकि जब ऑफलाइन क्लासेस होती है तो मैं काफ़ी अवॉइड करता हूँ, लेकिन ऑनलाइन में दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कि जब मैंने सोचा कि मैं पीपीटी या पीडीएफ को यूज़ नहीं करूँगा। मैं भी चाहता हूँ कि मैं वो डायग्राम्स जो मैंने कभी अपने नोट्स में बनाए या मैंने एग्जाम में जब बनाए हैं वही डायग्राम मैं आपको बताऊं, ताकि आप को एक तो वो डायग्राम ऐसे हो जो आप बना सको और उन्हीं डायग्राम्स को आप अपने मुख्य परीक्षा के उत्तर में लिख सको। तो इसीलिए मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। अब समझते हैं एल वेव के बारे में। एल वेव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और एल वेव का समझते हैं जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये इस डायरेक्शन में एल वेव क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है। डायरेक्शन इस तरीके का है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर अर्थ सरफेस पे आप देखोगे तो ये है, ये इस तरीके से आगे बढ़ती है। देखो पार्टिकल्स देख रहे हो आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये डायरेक्शन है किसका, एल वेव का। और पार्टिकल्स आप देख रहे हो उसके परपेंडिकुलरली, तो वेव को इस तरीके से आगे कर रहे हैं, लेकिन पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस टाइप की वेव को कौन सी वेव कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई चीजें। इसको लिख भी लेते हैं हम लोग, इसको लिख भी लेते हैं, और आप मेरे साथ लिखना। द द particles the particles the particles move perpendicular the particles move perpendicular to the direction of to the direction of the propagation to the direction of propagation of the of the L wave of the L wave of the L wave, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई कि वाई इट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, क्यों इसे हम ट्रांसवर्स वेव कह रहे हैं, और पार्टिकल्स किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज समझना कि जब हम बात करते हैं सरफेस वेव की, तो सरफेस वेव को हम कहते हैं कि बॉडी वेव और सरफेस वेव में से ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन पैदा करता है, सरफेस वेव। भाई बॉडी वेव तो नीचे हम तक पहुंच ही नहीं रही है, हम तक पहुंची कौन सी रही है, सरफेस वेव, तो वही हमारे लिए क्या करती हैं, डिस्ट्रक्शन पैदा करते हैं। जो आप देखते हो अपने आसपास जब भूकंप आता है तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, वो सब कौन पैदा कर रही है, वो कर रही है सरफेस वेव पैदा कर रही है। अच्छा, सरफेस के भी तो दो पार्ट कर दिए, एल या और आर कर दिए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक साल का हम एवरेज लेके चले और एक साल में क्या हुआ है, बहुत जगह डिस्ट्रक्शन हुआ है। अब आपको ये बताना है कि एक साल में डिस्ट्रक्शन किस वेव के कारण ज्यादा हुआ है, एल वेव की ज्यादा वजह से ज्यादा हुआ है या आर वेव की वजह से ज्यादा हुआ है। तो आप पाओगे कि सबसे ज्यादा कॉमन जो सरफेस वेव है वो कौन सी है, लव वेव है। तो इस बात को भी लिख लो, दिस इज most common surface wave। मोस्ट कॉमन सरफेस वेव का मतलब यह है कि इसका जो रेशियो रहता है कुछ इस तरीके से रहता है कि अगर आपके पास 10 अर्थक्वेक आए, कितने अर्थक्वेक आए, 10 अर्थक्वेक आए, तो 8 अर्थक्वेक में, कितने में, 8 अर्थक्वेक में आपको कौन सी वेव देखने को मिलती है, लव वेव आपको देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। बाकी जो दो अर्थक्वेक होंगे उसमें कौन सी वेव मिलेंगे आपको, आर वेव, रेले वेव आपको देखने को मिलेंगी। अब आप एक बात मुझे बताओ कि 10 में से 8 बार एल वेव या लव वेव आपके पास पहुंच रही है, तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करेंगी, ज्यादा एक साल का अगर आप लेके चलोगे, तो एक टाइम पीरियड का अगर आप लेके चलोगे, तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपको कहां देखने को मिलेगा, एल वेव में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर इस तरीके से देखा जाए कि एक बार एल वेव आई एक भूकंप में और दूसरे भूकंप में आर वेव आई, तो अब अगर डिस्ट्रक्शन मान के चलोगे तो आर वेव ज्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। अब समझ पा रहे हो क्या है, अगर डिस्ट्रक्शन का नेचर पूछा जाए कि कौन ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो डिस्ट्रक्टिव तो बहुत ज्यादा कौन सी है, आर वेव है। लेकिन डिस्ट्रक्शन ज्यादा करता कौन है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ज्यादा करने के लिए वेव आप तक पहुंचनी भी तो चाहिए। अगर वेव पहुंचेगी ही नहीं, वेव पैदा ही नहीं होगी, तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो एल वेव ज्यादातर सरफेस पे पहुंचती है, ज्यादातर डिस्ट्रक्शन कौन पैदा करता है, एल वेव करती है। क्योंकि हम देख रहे हैं 10 में से 8 बार कौन सी वेव जनरेट हो रही है, एल वेव जनरेट हो रही है। तो एल वेव इस तरह से क्या बन जाती है, काफी ज्यादा
काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है। तो इसको लिख सकते हो आप कुछ इस तरीके से, इसको आप लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा, इट इज इट इज सॉरी इट इज responsible it is responsible for maximum it is responsible for maximum maximum destruction in a year। एक साल की अगर अपन बात करें तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन कौन करता है, ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है एल वेव। कौन करती है? एल वेव। किसके कंपैरिजन में? आर वेव के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? आर वेव के कंपैरिजन में। तो बहुत आसान सी चीज है। एल वेव किस टाइप की वेव है? ट्रांसफर्स है। क्यों उसे ट्रांसफर्स कर रहे हैं? क्योंकि पार्टिकल्स प्रोपोगेट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के किस तरह से काम करेंगे? परपेंडिकुलर काम करेंगे। अगर एक साल में डिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो कौन सी करेगी? वो एल वेव करेगी। कौन सी करेगी? एल वेव करेगी। तो एक बार ये डायग्राम आप बना लें, एक बार ये सारा नोट डाउन कर लें, फिर हम चलते हैं कौन सी वेव पे? आर वेव पे हम लोग चलते हैं। कौन सी वेव पे चलते हैं? आर वेव पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलें आगे। तो आर वेव, या उसे कहते हैं हम लोग रेले वेव। रेले वेव इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेले वेव कहा जाता है। अच्छा, जैसे हमने उसे कहा था कि इट इज ट्रांसफर्स इन नेचर, तो आप कहोगे तो फिर तो ये लॉन्गिट्यूडनल होनी चाहिए। देखो, ये लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, ये ही इसकी खास बात है। इट इज ऑर्बिटल इन नेचर। इट इज ऑर्बिटल इन नेचर। अब सर, ये तो एकदम ही नई बात आ गई। अभी तक तो हमने केवल ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल जाना था। ये ऑर्बिटल का क्या मतलब हो गया? देखो, डायग्राम से समझ में आ जाएगा ऑर्बिटल का मतलब भी क्या है। फिर से उसी तरीके का एक क्रॉस सेक्शन एरिया ले लेते हैं अर्थ का। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये वो डायग्राम है यार जिससे केवल अगर आपने डायग्राम भी अच्छे तरीके से बना लिए ना अपनी कॉपी में, तो आपको नोट्स में बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर होती हुई चली जाएंगी। नोट्स में बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ propagation डायरेक्शन ऑफ propagation ऑफ आर वेव है। ठीक है, अब हमने क्या कहा? इसे ऑर्बिटल का है, और ऑर्बिटल का है। ठीक है, अब ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ, इसको समझो कि जो अल्टीमेटली जब वेव चल रही होगी तो आप पाओगे कि आपका जो सरफेस है, आपका जो सरफेस है वो इस तरीके से बिहेव करेगा। देखो, आपका जो सरफेस है कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा होगा। ये दिख रहा है आपको? सरफेस इस तरीके से बिहेव कर रहा है। एक सेकंड में आपको और अच्छी तरीके से इसे बताता हूँ कि जिसे हम फोल्ड कहते हैं, जैसे वलन जो होता है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे कार्य हो रहा होगा। देखो, ये आपका सरफेस है, ये क्या है? आपका सरफेस है। और जैसे ही इस पे कौन सी वेव चलना शुरू होगी? आर वेव चलना शुरू होगी, तो इस सरफेस कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगी। देखो, इस तरीके से दिख रहा है ये जो चीज है, ये कौन सी वेव है? यही है आपकी रेले वेव। यही है आपकी रेले वेव। इसीलिए ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये हैं आपके ऑर्बिट। ये क्या है? आपके ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या कहा जाता है इसे? आप समझ में आ गया इसे? वाई इट इज नोन एज ऑर्बिटल इन नेचर, वाई इट इज नोन एज ऑर्बिटल इन नेचर। अब एक बात बताओ, अगर ये ऑर्बिटल इन नेचर है और इस तरीके से सरफेस हो जाएगा, तो सोचो यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसका क्या हाल होगा? ये बिल्डिंग के नीचे से सरफेस इस तरीके से आगे चल रही होगी, तो बिल्डिंग को क्या होगा? बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसीलिए इसीलिए जो रेले वेव होती हैं, दे आर नोन एज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सीस्मिक वेव्स। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव सीस्मिक वेव्स कहते हैं इसे।
एल वेव को क्या कहते हैं, ज्यादा डिस्ट्रक्शन करती है क्योंकि ज्यादा बार आती है। ये 10 में से 2 बार आएगी, लेकिन 2 बार में भी बहुत ज्यादा क्या कर देगी, डिस्ट्रक्शन कर देगी। 2 बार में भी क्या कर देगी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर देगी। तो इसे कहा जाता है रिले वेव। इसे क्या कहा जाता है, रिले वेव। एक बार ये वाला डायग्राम भी आप बना लीजिए, डायग्राम ये बना लीजिए। बन गया। चलिए, तो ये बात हमने कर ली सरफेस वेव्स के बारे में। किसके बारे में, सरफेस वेव्स के बारे में। इतनी बातें बहुत हैं। अब चलना है हमें कौन सी वेव के बारे में, बॉडी वेव्स के बारे में। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी बनता है। बॉडी वेव में सबसे पहले जो वेव है उसका नाम है प्राइमरी वेव। क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्राइमरी वेव। और दूसरी जो वेव है इसका नाम है सेकेंडरी वेव। क्या नाम है, सेकेंडरी वेव। पहले चर्चा कर लेते हैं एक बार प्राइमरी वेव की। किसकी चर्चा कर लेते हैं, प्राइमरी वेव की चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे सेकेंडरी वेव के पास। अच्छा, आप सब ने अपना प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल पास कर लिया होगा। प्राइमरी क्लासेस आपने कंप्लीट कर ली होंगी और सेकेंडरी क्लासेस भी आपने कंप्लीट कर रही होंगी। आप मुझे एक बात बताओ कि आपने प्राइमरी क्लासेस पहले कंप्लीट करी थी या सेकेंडरी क्लासेस पहले कंप्लीट करी थी। तो आप सबका यही आंसर होगा कि साहब हमने पहले प्राइमरी क्लासेस कंप्लीट करी और उसके बाद हमने सेकेंडरी क्लासेस कंप्लीट करी। तो सबसे पहले आपने प्राइमरी क्लासेस कंप्लीट करी। तो ये जो ये चीज शब्द समझ में आ रहे हो, सबसे पहले प्राइमरी। तो सबसे पहले जो सरफेस पे पहुंचती है, सबसे पहले जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से चल के कहां पे पहुंचती है, सरफेस पे पहुंचती है, उस वेव का नाम क्या है, उस वेव का नाम है प्राइमरी वेव। इसका मतलब एक ही पॉइंट से दोनों वेव शुरू हो रही है। ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम क्या था, फोकस था। इसी पॉइंट से आपकी प्राइमरी वेव चलना शुरू हुई और इसी पॉइंट से आपकी सेकेंडरी वेव चलना भी शुरू हुई। ये पी और एस। मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले जो अर्थ का सरफेस है, या ये कहा जाए सबसे पहले जो एपी सेंटर है, उस पर कौन सी वेव आपको देखने को मिलेंगी, पी वेव आपको देखने को मिलेगी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि पी वेव की जो गति है, पी वेव की जो स्पीड है, वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एस वेव के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, एस वेव के कंपैरिजन में। किसकी स्पीड ज्यादा होती है, प्राइमरी वेव की, पी वेव की स्पीड ज्यादा होती है। इसीलिए ये सबसे पहले कहां पहुंच जाती है, एपी सेंटर पे पहुंच जाती है। ठीक है, यहां तक तो इसके नाम की हमने चर्चा कर ली। मैं ये लिखवा दूंगा, आप है ना परेशान मत होइएगा, मैं अभी लिखवा देता हूँ ये सारी चीजें। लेकिन एक चीज और समझ लेते हैं यहीं पे। जैसे उसको हमने ट्रांसफर्स कहा था, आर वेव को हमने ऑर्बिटल कहा था, इस वेव को, किसको, पी वेव को, पी वेव का नाम जो है ये है कंप्रेशनल वेव। क्या कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है कंप्रेशनल, कंप्रेशनल वेव इसे कहा जाता है। अब साहब ये किस टाइप की वेव हो गई, कंप्रेशनल वेव। कोई वेव चल रही है, वेव जब चल रही है तो पार्टिकल्स को एक बार कंप्रेस करेगी और उसके बाद क्या करेगी, उसको रियर फ्रैक्शन करेगी। कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रियर फ्रैक्शन। इस तरीके से जब चीजें आगे बढ़ती हैं, वेव्स इस तरीके से जब आगे बढ़ती है, तो उसे कौन सी वेव कहा जाता है, कंप्रेशनल वेव्स कहा जाता है, कंप्रेशनल वेव्स कहा जाता है। और ये किस टाइप की वेव है, ये है लॉन्गिट्यूडनल। कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा कि ये कंप्रेशनल वेव भी है और ये कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है। तो पहली लाइन आप लिखना, दीज आर दीज आर द फर्स्ट दीज आर द फर्स्ट वेव हु reaches the who reaches the epicenter who reaches the epicenter। ये पहली वेव्स हैं जो कहाँ पे पहुंच रही हैं, एपी सेंटर पे पहुंच रही हैं, एपी सेंटर पे पहुंच रही हैं। दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, दे आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर। ठीक है, और दे आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव, दे आर ऑल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव। अब किस तरीके से कंप्रेशनल की बात होती है, देखो।
ये जो अब आपको देखने को मिल रहा है कि एक जगह पार्टिकल्स बहुत पास पास में, तो मैं इसे कह सकता हूँ ये क्या हो गया यहाँ पे इनका, ये हो गया कंप्रेस, क्या हो चुका है यहाँ पे, कंप्रेस हो चुके हैं। और दूसरी जगह इनका क्या हो गया, एक्सपेंशन हो चुका है, क्या हो चुका है, एक्सपेंशन हो चुका है। तो समझो एक रॉक में पार्टिकल्स हैं, रॉक में कौन सी वेव चल रही है, रॉक से वेव चल रही है आगे, इस वेव का नाम है प्राइमरी वेव। तो प्राइमरी वेव क्या करेगी, पहले पार्टिकल्स को कंप्रेस करेगी और फिर उसका क्या करेगी, एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन, कंप्रेशन एक्सपेंशन। इसलिए इस वेव का नाम हमने क्या रखा है, कंप्रेशनल वेव रखा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, कंप्रेशनल वेव रखा गया है। और इसको आप मान लो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो जाएगा इसका, ये है इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसको लिख लेते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये है इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहां तक की सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, यहां पे सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, बना लिया, चलिए। और क्या कोई खास बात है पी वेव की या प्राइमरी वेव की, बिल्कुल बहुत एक और इसकी बहुत खास बात है प्राइमरी वेव की, और वो क्या है खास बात, उसको भी समझिएगा कि जो प्राइमरी वेव्स होती हैं, जो पी वेव्स होती हैं, ये तीनों ही मीडियम से, कितने मीडियम से, इन ऑल थ्री मीडियम्स इट कैन प्रोपोगेट, इट कैन प्रोपोगेट्स थ्रू ऑल थ्री मीडियम्स, थ्रू ऑल थ्री मीडियम्स, तीनों ही माध्यमों से, तीनों ही माध्यम मतलब सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों ही माध्यम से कौन प्रोपोगेट हो जाता है, पी वेव प्रोपोगेट हो जाती है। कौन सी प्रोपोगेट हो जाती है, पी वेव प्रोपोगेट हो जाती है। और सबसे ज्यादा इसकी स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड कहां पे होगी, सोचिए कंप्रेशनल वेव्स है, इसको क्या है, पार्टिकल्स को कंप्रेस करना है और एक्सपेंशन करना है। तो जहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास में होंगे वहां पे इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, और जहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है, सोचो उसको कंप्रेस करना है, टाइम लगेगा उसके लिए, तो वहां पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए आप पाओगे कि सॉलिड में जो प्राइमरी वेव की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो ये भी लिख लो कि प्राइमरी वेव स्पीड, इसकी स्पीड की अगर अपन बात करें तो कैसी है, वो सॉलिड में सबसे ज्यादा है, फिर लिक्विड में है, और सबसे कम किस में आपको देखने को मिलेगी, गैस में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो प्राइमरी वेव की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अगर सॉलिड में इसकी स्पीड की आप बात करोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी 13.8 किलोमीटर पर सेकंड। क्या स्पीड है इसकी सॉलिड में, 13.8 किलोमीटर एक सेकंड में। एक सेकंड में कितना आगे पहुंच गई है, 13.8 किलोमीटर से आगे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो बहुत आसान सी चीज है। एक बार ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, तब हम चलते हैं हमारी कौन सी वेव की तरफ, सेकेंडरी वेव की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बार ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अगर आपसे एक चीज और पूछ ली जाए कि प्राइमरी वेव किसके सिमिलर हैं, तो ये प्राइमरी वेव्स सिमिलर हैं किसके, साउंड वेव्स के, किसके, साउंड वेव्स के। क्यों साउंड वेव्स के सिमिलर हैं, देखो साउंड वेव्स की भी यही प्रॉपर्टी होती है कि तीनों ही माध्यमों से प्रोपोगेट करती है। साउंड आप गैस में भी आपको सुनने को मिले, गैस में भी आप सुन सकते हो, लिक्विड में भी सुनाई जा सकती है, और सॉलिड में भी सुन सकते हो। साउंड की भी प्रॉपर्टी क्या होती है कि साउंड भी कंप्रेस और रेयरफ्रैक्शन करती है, कंप्रेशन और एक्सपेंशन करती है, ठीक है। अच्छा, इनका एक और नाम होता है, इनको कहा जाता है प्रेशर वेव, साउंड वेव को भी क्या कहा जाता है, प्रेशर वेव कहते हैं, और इसको भी क्या कहा जाता है, प्रेशर वेव भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और साउंड की भी सेम क्वालिटी होती है कि ये सॉलिड में इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, लिक्विड में उससे कम है, और गैस में सबसे कम स्पीड होती है। तो पी वेव अगर कभी भी आपको याद नहीं आया तो किसके सिमिलर है, एकदम साउंड वेव्स के सिमिलर। आपको कौन सी वेव्स देखने को मिलती हैं, प्राइमरी वेव्स आपको देखने को मिलती हैं, प्राइमरी वेव्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है।
यहां तक सारी चीजें क्लियर है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, अब चलते हैं एक बार और ये देख लेते हैं कि हमारी अर्थ के अंदर चूंकि हमें बॉडी वेव की बात करनी है, और बॉडी वेव्स कहाँ मिलेंगी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मिलेंगी। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि अर्थ के अंदर ये जो प्राइमरी वेव्स होती हैं इनका प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है, इनका प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है। तो इसमें आप हेडिंग डालना मूवमेंट ऑफ पी वेव, मूवमेंट ऑफ पी वेव्स। ठीक है, अब ये मूवमेंट ऑफ पी वेव्स किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूं, किस तरीके से हमारे अर्थ के इंटीरियर में पी वेव प्रोपोगेट करती हैं। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि पी वेव पी वेव फॉलो अ फॉलो अ कर्व्ड पाथ, a curved path and and refracted and refracted path। तो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो कैसा पाथ है, रिफ्रैक्टेड पाथ है, और दूसरा कैसा पाथ है, कर्व्ड पाथ है। कैसा है, कर्व्ड पाथ है। क्यों है ये सब चीजें, कर्व्ड पाथ क्यों है, और ये कर्व्ड भी बेसिकली रिफ्रैक्शन की वजह से, ये किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। अब सबसे पहले एक बात तो समझते हैं रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, जनरल साइंस में आप दो चीजें पढ़ते हो, एक चीज होती है रिफ्लेक्शन, एक चीज क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है, और दूसरी चीज क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। क्या होती है, रिफ्रैक्शन। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और अपवर्तन के बीच में क्या डिफरेंस है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में। मानो ये क्या है, मिरर है। क्या है ये, मिरर है। मिरर समझते हो आप, मिरर वो चीज, ग्लास में अगर पॉलिश कर दोगे, ग्लास के पीछे आप पॉलिश कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मिरर हो जाएगा। इसलिए जब भी आप मिरर बनाते हैं फिजिक्स में, याद करो, हम लोग इस तरीके से उसको पीछे क्या दिखाते हैं, उसके पीछे पॉलिश दिखा देते हैं। इस अब क्या बन चुका है, ये मिरर बन चुका है। ठीक है, अब मिरर में क्या होता है, मिरर में से होता है रिफ्लेक्शन। क्या होता है, मिरर से होता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रेज आके क्या हुई, स्ट्राइक करा, ये लाइट रे है, और लाइट रे ने आके कहाँ पे स्ट्राइक किया है, अब एक मिरर पे आके स्ट्राइक किया है, और ये जो लाइट है ये यहां से इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले भी आप देख रहे हो लाइट यहाँ पे कौन से मीडियम में है, एयर में है, भाई एटमॉस्फेयर में ही है। एयर से वापस कौन से मीडियम में आ गई है, एयर में आ गई है, एयर में आ गई है। इसका मतलब जब भी रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो मीडियम मीडियम चेंज नहीं हो रहा, मीडियम चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पे डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। भाई एयर में पहले भी 78% ऑक्सीजन थी, और रिफ्लेक्ट होके जब जिस एयर में जा रही है उसमें भी 78% ऑक्सीजन है, तो कोई भी डेंसिटी में भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ना तो मीडियम चेंज हुआ है, ना ही डेंसिटी चेंज हुई है। इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, ये है आपका रिफ्लेक्शन, ये है आपका रिफ्लेक्शन। अब साहब अगर ये रिफ्लेक्शन है तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये भी बता दो। तो देखो रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको समझते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन क्या होता है। एक लेते हैं हम लोग ग्लास स्लैब, क्या लेते हैं, एक ग्लास स्लैब लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये ग्लास की स्लैब है, किसकी स्लैब है, ग्लास की एक स्लैब है। एक ग्लास की स्लैब है, ठीक है। आपने यहां से ऊपर से आपने क्या किया, एक लाइट की रे यहाँ पे आ रही थी, तो लाइट रे ने किसको स्ट्राइक किया है, ग्लास स्लैब को स्ट्राइक किया है। और ये इस समय कौन सी मीडियम में है, ये एयर के मीडियम में है, एटमॉस्फेयर में है अभी। भाई नॉर्मली जैसे आप मुझे देख रहे हैं, और मोबाइल से आपकी आंखों में क्या जा रही है, रोशनी जा रही है, तो बीच में कौन सा मीडियम है, वो एयर ही तो है। तो बिल्कुल एयर यहाँ पे मीडियम है। लेकिन यही लाइट आप देख रहे हो यहाँ पे किस में पहुंच गई, ये ग्लास में चली गई है। ये क्या है, हमारे पास ग्लास है। अच्छा, एयर और ग्लास की डेंसिटी अलग अलग है, मीडियम भी चेंज हो गया,
जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो आप पाओगे ये जो रे है, ये जो लाइट है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जैसे ही क्या होगा, इस ग्लास से वापस बाहर निकलेगी, इस ग्लास से वापस बाहर निकलेगी, फिर से क्या हो जाएगा, मीडियम चेंज हो गया। तो एयर से ग्लास और ग्लास से क्या हुआ, फिर से एयर, एयर से ग्लास और ग्लास से क्या हुआ, एयर। तो मीडियम आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हुआ है, मीडियम यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। एक ही वेव है लेकिन मीडियम हमने चेंज कर दिया। तो ये जो चीज आपको देखने को मिल रही है, इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, ये है रिफ्रैक्शन, ये है रिफ्रैक्शन। बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपने अगर कांच का गिलास में आपने कभी स्ट्रॉ डाल के देखी है, या कांच के गिलास में कभी सिक्का डाल के देखा है, तो वो आपको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो वो जो चीज है जो ऊपर उठी दिखाई दे रही है, वो किसकी वजह से दिखाई देती है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखाई देती है, ठीक है। अच्छा, एयर की डेंसिटी और ग्लास की डेंसिटी अगर आप कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि एयर की डेंसिटी कम है और ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब अगर डेंसिटी में भी चेंज हो जाएगा, अगर ये कोई वेव चल रही है, ये कोई वेव चल रही है, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी D1 है और यहाँ पे कुछ आगे जाके डेंसिटी D2 हो गई, यहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, और क्यों चेंज हो जाएगा, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू रिफ्रैक्शन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब फिर से उस लाइन को पढ़ो, फिर से जो पहली लाइन थी उस लाइन को पढ़ो। हमने क्या लिखा था, पी वेव फॉलोज, P wave follow a curved path and a refracted path. Refracted path और curved path क्यों है, क्योंकि अर्थ, अर्थ की जो डेंसिटी है, अर्थ की जो डेंसिटी है, क्या वो हर जगह सेम है, तो हमें पता है अर्थ की डेंसिटी हर जगह सेम नहीं है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आप लिखना इसको, हमने ये ऑब्जर्वेशन मिला हमें और इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया, दिस प्रूव, this proves that that the density of the earth, of the earth keeps changing, keeps changing with the डेप्थ, विद द डेप्थ। ठीक है, ये हमारा क्या निकल के आया, इससे ऑब्जर्वेशन निकल के आया। जब हमने पी वेव को देखा, और पी वेव का पाथ कैसा था, पी वेव का पाथ कर्व्ड था और पी वेव का पाथ रिफ्रैक्टेड पाथ था। अच्छा, क्या इसको वैलिडेट कर सकते हैं हम, क्या इस चीज की पुष्टि हम कर सकते हैं? तो याद करो, याद करो, जब हम बात कर रहे थे टेम्परेचर की, किसकी बात कर रहे थे, टेम्परेचर की हम जब बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि रेट ऑफ change of temperature, rate of change of temperature is not same, is not same। याद आ रहा है? और इससे हमने सेम यही बात कही थी कि जो अर्थ है, जो अर्थ है, अर्थ इज नॉट मेड अप ऑफ, नॉट मेड अप ऑफ अ सिंगल, अ सिंगल मटेरियल, अ सिंगल मटेरियल। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मटेरियल बार बार चेंज हो रहे हैं, सियाल है, सीमा है, निकल है, फेरस है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। इसका मतलब भी तो ये है कि अर्थ के अंदर बहुत सारे मटेरियल है और डेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या इसका वैलिडेशन भी मिल गया? तो बिल्कुल इसका वैलिडेशन भी मिल गया। तो पी जो है वो इस तरीके से कार्य करती है, पी जो वेव है वो इस तरीके से काम अपना करती है। अब चलो, अब इसकी फोटो, इसकी एक्सरे जो हमको चाहिए कि अभी तो हमने सिर्फ देखा है, मतलब सिर्फ टेक्स्ट में देखा है कि किस तरीके से पी वेव आगे बढ़ रही है। अब इसको एक बार डायग्रामेटिकली भी इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी अर्थ, ये क्या है, हमारी अर्थ आपको देखने को मिल रही है। अब डायग्राम जब मैं बनाऊं ना तो आप थोड़ा सा रुक जाए कीजिए। मेरे को पता है, मतलब हम लोग क्या है, जब भी पेड बैच में क्लास लेते हैं तो वहाँ तो स्टूडेंट अटेंटिव रहता है, वो छोड़ देता है, सब कुछ चीज़ें पहले समझता है। पर जब यूट्यूब में होता है तो कई बार ऐसा लगता है यार ये तो फ्री की चीज़ है, या फिर पता नहीं क्या है, तो हम क्या इसको टाइम स्पेंड दें या कॉपी में उतारें, नहीं उतारें। यकीन मानो मैं इसी तरीके से पेड बैच में पढ़ाता हूँ और इसी तरीके से आपको पढ़ाना, कोई डिफरेंस नहीं है। और करीब करीब 30 से 40 बैचेस और भी या ज़्यादा ही हो गए होंगे, मतलब ये गिनती भी नहीं है, इतने बैचेस जब आप पढ़ा चुके हो तो
क्वालिटी क्या होती है, एक लेवल पे आ जाती है, वो मेंटेन होना शुरू हो जाती है। बस इसमें क्या होता है, करंट वाली चीज़ें अपडेट करनी होती हैं। तो मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ें, आपके पास कॉपी हो, आपके पास पेन हो, आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हों, ठीक है। चलिए, ये तो है हमारी अर्थ। अर्थ के अंदर हमें पता है कुछ लेयर्स हैं, और अर्थ की जो लेयर्स हमें बनानी है, अर्थ की जो लेयर्स हमें बनानी है, वो बनानी है सबसे पहले तो ये एकदम सेंटर पे आ गया है। ये है हमारा कोर वाला पार्ट हमने बनाया है। कोर के भी हमें पता है दो पार्ट हैं, एक तो है आउटर कोर और एक है इनर कोर। आउटर कोर और इनर कोर दोनों बना लेते हैं, मेंटल की हमें जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हमने बनाया है, ये क्या है, ये है आउटर कोर। ये क्या है हमारा आउटर, आउटर कोर। और ये जो अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है हमारा इनर कोर है। ये हमारा क्या है, इनर कोर है, ठीक है। चलिए, आवाज प्रॉपर आ रही है यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं मान रहा हूँ यही फोकस है। ये क्या है, यहाँ पे कहीं पे फोकस है और ये इसका एपिसेंटर है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये 0 डिग्री है। कितनी है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहीं से सब चीजें शुरू हो रही हैं। तो इसको हम क्या मान के चल रहे हैं, ये 0 डिग्री है, ठीक है। अब पी वेव ने क्या करना शुरू किया, प्रोपोगेशन इसने अपना शुरू किया। तो सबसे पहले हमारी कौन सी लेयर पड़ती है, क्रस्ट पड़ती है। और क्रस्ट क्या है, क्रस्ट सॉलिड लेयर है, तो क्रस्ट के अंदर तो इजीली क्या हो जाएगा, इजीली प्रोपोगेट करना शुरू कर देगी। लेकिन क्रस्ट में भी हमने याद करो देखा था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, इसकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग है। अगर डेंसिटी अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, जो पाथ है वो कर्व्ड हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको जो पी वेव का जो पाथ आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से कर्व्ड पाथ आपको देखने को मिलता है। कैसा पाथ देखने को मिलता है, कर्व पाथ आपको देखने को मिलता है। सीधी सीधी रेखाएं, सीधी सीधी लाइंस आपको देखने को नहीं मिलेगी, सीधी सीधी लाइंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा, इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं। देखो, सारी जो लाइंस हमने बनाई है वो सब कैसी बनाई है, तिरछी बनाई है। कैसी बनाई है, यहाँ पे तिरछी बनाई है, ठीक है। अब बहुत सारी वेव्स आप देख रहे हो कहाँ पे पहुंच गई हैं, आउटर कोर पे पहुंच गई है। कहाँ पे पहुंच गई है, आउटर कोर में पहुंच गई है। इससे पहले जो भी चीज थी वो सब कैसी है, सॉलिड है। ये सब किस तरह से है, सब चीज है सॉलिड। कैसी है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी सॉलिड। हमने पढ़ा था ना, क्रस्ट और मेंटल क्या है, सब कुछ सॉलिड ही तो है, हाँ या ना। तो ये सब तो है सॉलिड, ये सब तो है सॉलिड। लेकिन जैसे ही हम कहाँ पहुंचे, जैसे ही हम पहुंचे आउटर कोर में, आउटर कोर में। और आउटर कोर किस अवस्था में है, आउटर कोर तो हमें पता है कि साहब ये तो लिक्विड अवस्था में, लिक्विड स्टेट में है। अच्छा, लिक्विड स्टेट में, सॉलिड से जब लिक्विड स्टेट में आप पहुंचोगे तो क्या होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, जैसे ही मीडियम चेंज होगा, जैसे ही डेंसिटी चेंज होगी, तो यहाँ पे आपको फील होगा, यहाँ पे बहुत तेजी से क्या हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, रिफ्रैक्शन हो रहा होगा। और इस रिफ्रैक्शन की वजह से क्या बदल जाएगा, रास्ता बदल जाएगा। तो इसके बाद जो वेव्स प्रोपोगेट करती हैं वो कुछ इस तरीके से प्रोपोगेट करती हैं, देखो। ये वेव्स का प्रोपोगेशन का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी स्टेट में है, हमने देखा अभी लिक्विड स्टेट में है। लेकिन फिर से अगर हम इनर कोर पे चले जाएं, फिर से अगर हम इनर कोर पे चले जाएं, तो हमने देखा था तो आयरन मिलता है, और बहुत डेंस आयरन है। इसका मतलब कौन से स्टेट में, सॉलिड। तो फिर से लिक्विड से कहाँ पे आ रही है, सॉलिड स्टेट में आ रही है। कहाँ से आ रही है, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ रही है। इसका मतलब फिर से क्या होगा यहाँ पे, फिर से होगा यहाँ पे रिफ्रैक्शन। फिर से यहाँ पे क्या होगा, फिर से इस पॉइंट पे भी क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो दो पॉइंट मिले हमको रिफ्रैक्शन के। बेसिकली हो तो हर जगह रहा है, लेकिन मीडियम जहाँ पे चेंज हो रहा है वहां तो बहुत क्लियरली विजिबल होगा रिफ्रैक्शन। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से फिर से सॉलिड में जब आएगा तो रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो डायरेक्शन है फिर से देखो चेंज हो गया, फिर से क्या हो गया, चेंज हो गया डायरेक्शन। और इस तरीके से हमें क्या मिलेंगी, वेव्स मिलेंगी। क्या मिलेंगी, वेव्स मिलेंगी। फिर से क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रही हैं, फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन होगा। फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रास्ता फिर से क्या हो जाएगा, इनका बदल जाएगा, रास्ता इनका बदल जाएगा। और फिर से
आप देखोगे लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, इसका मतलब रास्ता फिर से क्या होगा, चेंज होगा, रास्ता फिर से चेंज होगा। तो जहां जहां पे मीडियम चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, पाथ काफी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब अगर अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये वाला जो एरिया देखो, मैं रेड पेन से आपको मार्क कर रहा हूं, इस रेड पेन वाले एरिया में आप ध्यान से देखना, क्या हमें यहाँ पे कोई भी पी वेव दिखाई दे रही है? क्या इस रेड पेन वाले एरिया में कोई भी पी वेव दिखाई दे रही है? देखो पी वेव यहाँ से चली, यहाँ पे पहुंची, फिर आगे, और पी वेव सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रही है या नहीं? पी वेव इस एरिया में आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, पी वेव आखिरी कब दिखाई देती है? 105 डिग्री पे दिखाई देती है। कैसे डिग्री पे? 105 डिग्री। भाई 105 डिग्री आप मेजर करोगे, किस तरीके से मेजर करोगे कि ये वाला जो एंगल होगा ये 105 डिग्री का। तो 105 डिग्री के बाद आपको कौन सी वेव दिखाई नहीं दे रही है? पी वेव। लेकिन पी वेव यार कुछ देर आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन फिर से कुछ एरिया में आपको पी वेव दिखाई दे रही है। तो वापस इनका रीअपियरेंस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? 145 डिग्री पे क्या हो जाती है? रीअपियर हो जाती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे अर्थ पे 105 से 145 डिग्री के मध्य आपको कौन सी वेव दिखाई नहीं देती है? पी वेव आपको दिखाई नहीं देती है। तो इसे, जहां पे पी वेव आपको दिखाई नहीं दे मिल रही है, इसे कहा जाता है पी वेव का शैडो जोन। क्या कहा जाता है? पी वेव का शैडो जोन कहा जाता है। पी वेव का शैडो जोन कहा जाता है। तो अगर प्री में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया पी वेव का शैडो जोन कहां से कहां तक है, तो 105 से 145 डिग्री। इस साइड भी आप देखोगे ये 105 डिग्री है और ये 145 डिग्री है। तो 105 से 145 के बीच यहाँ पे भी कौन सी वेव देखने को नहीं मिल रही है? पी वेव देखने को नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से पी वेव क्या करती है? प्रोपोगेट करती है। एक बार ये वाला डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाइए, फिर मैं आगे कुछ चीजें आपको और बताता हूं। एक बार ये डायग्राम अपनी कॉपी में बना लीजिए। बन गया? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था हमारा, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये था कि कैसा पाथ है इसका, ये जो पाथ है ये कर्व्ड पाथ है और रिफ्रैक्टेड पाथ है। कर्व्ड और रिफ्रैक्टेड पाथ है, यही शुरू यहीं से, यही फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने लिया था। ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, जिसकी हमने बात कर ली। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये क्या है? सेकंड ऑब्जर्वेशन आपसे कहता है द चेंज इन द change in the velocity of the change in the velocity of the p wave indicates that indicates that velocity of the p wave indicates that the earth that the earth indicates that the earth has numerous layers। अर्थ हैज न्यूमरस लेयर्स। जैसे ही स्पीड चेंज हो रही है भाई, अगर मानो ये वाला एक जोन है, इस पे डेंसिटी मान लेते हैं अपन 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। कितनी है? 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ की डेंसिटी है। तो यहाँ पे पूरे एरिया में आप पाओगे जो पी वेव यहाँ पे चल रही है, इसकी स्पीड कोई फिक्स होगी, मान लेते हैं यहाँ पे x किलोमीटर पर सेकंड है। कितनी है? x किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे इस जोन से आगे बढ़ी और नेक्स्ट जोन में पहुंची, मानो इस जोन में पहुंची, और यहाँ पे डेंसिटी हो गई अब 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी, इस पी वेव की स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही क्या हो जाएंगे? कुछ चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पे इस हम अज्यूम कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई है?
y किलोमीटर पर सेकंड। तो डेंसिटी जैसे जैसे चेंज होती जाएगी स्पीड चेंज होती जाएगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं द चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और ये चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू द न्यूमरस लेयर्स ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द न्यूमरस लेयर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब कैसे होता है इसको समझो। पी वेव को जब हमने ऑब्जर्व किया, पी वेव को जब हमने ऑब्जर्व किया, और कब से कब तक किया, 30 से स्टार्टिंग में 30 से 35 किलोमीटर तक जब इसका ऑब्जर्वेशन किया। कहां से कहां कर रहे हैं, 30 से 35 किलोमीटर इसका ऑब्जर्वेशन हम लोग करके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये 30 से 35 किलोमीटर कौन सा वाला एरिया होगा, ये होगा क्रस्ट का एरिया, आया ना। और क्रस्ट में भी कौन सी क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। भाई सबसे पहले 30 से 35 किलोमीटर वही तो आती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब आप मुझे बताओ ये सॉलिड है या नहीं है, तो साहब बिल्कुल ये सॉलिड है। तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी, यहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी या कम होगी। तो यहाँ पे स्पीड जो आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे जो स्पीड आपको देखने को मिलती है वो है 4 to 6 किलोमीटर पर सेकंड। कितनी है, 4 से 6 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ठीक है, यह है 30 से 35 किलोमीटर की हमने बात की है। कितनी बात करी है, 30 से 35 किलोमीटर की हमने बात की है। एक सेकंड, ओके चलिए, आवाज प्रॉपर आ रही है ना, ठीक है। इसके बाद हम आगे चले, इसके बाद हम आगे चले बी, और 30 से 35 किलोमीटर, 30 to 35 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। अब बताओ स्पीड बढ़ेगी या कम होगी, स्पीड बढ़ेगी या कम होगी। तो यहाँ पे आप पाओगे कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। क्या हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई। और कितनी, 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड की आपको स्पीड यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है, 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड आपको देखने को मिल रही है। तो पहली चीज तो हमें ये समझ में आ गई कि जैसे ही आप इससे आगे बढ़े, आपकी क्या हो गई है, एक लेयर चेंज हो गई है, एक लेयर चेंज हो गई है। इसका मतलब अब आप क्रस्ट से किस में आ चुके हो, मेंटल में आ चुके हो, आया ना भाई। 35 किलोमीटर तक था, 35 के बाद क्या शुरू हो जाता है, मेंटल शुरू हो जाता है, मेंटल। और हमने ये भी देखा था डेप्थ के साथ साथ क्या इंक्रीज हो जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स क्या आ चुके हैं, पास पास आ चुके हैं। क्या वो विजिबल है, बिल्कुल विजिबल आपको देखने को मिल रहा है, हाँ या ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्पीड 100 किलोमीटर तक कितनी हो गई है, 7 से 8 किलोमीटर पर सेकंड हो चुकी है। ठीक है, आगे अगर अपन बात करें, एस्थेनोस्फीयर की अगर अपन बात करें, सी की अगर अपन बात करें, और हम लोग अब चलते हैं 100 किलोमीटर से 100 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। हम कितना जा रहे हैं, 100 से 400 किलोमीटर तक अगर अपन जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है, एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पे क्या है, एस्थेनोस्फीयर। अच्छा, एस्थेनोस्फीयर की डेंसिटी ज्यादा होगी या कम, तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सेमी सॉलिड स्टेट में है। किसमें, सेमी सॉलिड स्टेट में। तो हमें जो कुल मिला के बात याद रखनी है यहाँ पे, वो क्या बात याद रखनी है, वो ये कि पी वेव स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द मीडियम और लेयर, डेंसिटी ऑफ द मीडियम और लेयर, डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑफ द लेयर। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा, वहां पे पी वेव की स्पीड ज्यादा। इसलिए आप पाओगे जो हमारी इनर कोर है, कौन सी कोर, इनर कोर, इनर कोर क्या है, डेंसेस्ट है, इनर कोर क्या है, डेंसेस्ट है। तो वहां पे पी वेव की जो स्पीड होती है, पी वेव की स्पीड सबसे ज्यादा आपको कहां पे देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी इनर कोर में, सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी इनर कोर में। यहां तक कोई भी समस्या हो है, हाँ या ना। इनर कोर में आपको स्पीड सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। अगर ये पूछा जाए सबसे कम आपको देखने को मिलेगी आउटर कोर में। कहाँ पे, आउटर कोर में। क्यों, क्योंकि कौन सी स्टेट में है ये, लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में ये, लिक्विड स्टेट में है।
ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं हम। और आगे अब हमारी कौन सी वेव है, पी वेव के बाद एस वेव हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी वेव है, एस वेव। एस वेव, इस एस वेव को कहा जाता है, इसका जो नाम है सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव इसे कहा जाता है। पी वेव किस तरीके से आगे बढ़ रही थी, कंप्रेशन कर रही थी और रेयरफेक्शन कर रही थी, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कर रही थी, इसे कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या है, ये वेव है, वेव के प्रोपोगेशन का डायरेक्शन ये है, तो जो भी पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे वो पार्टिकल्स का मोशन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसके परपेंडिकुलरली। ठीक है, इस वेव को कौन सी वेव कहा जाता है, इस वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स वेव इसे कहा जाता है। अच्छा, एस वेव की क्या कोई और खास बात है, एस वेव जो है ये किससे प्रोपोगेट करेगी, केवल सॉलिड में प्रोपोगेट करेगी। सॉलिड में तो इजीली प्रोपोगेट हो जाती है, कहां पे प्रोपोगेट नहीं होगी, लिक्विड में प्रोपोगेट नहीं होगी और गैस में प्रोपोगेट नहीं होगी। ठीक है, कहां पे प्रोपोगेट होगी, सॉलिड में होगी, लिक्विड और गैस में प्रोपोगेट नहीं होगी। ठीक है, यहां तक की कहानी सारी क्लियर है। चलिए अब इसका मूवमेंट देख लेते हैं, एस वेव का मूवमेंट कैसा रहता है हमारी अर्थ में, हमारी अर्थ के अंदर जो एस वेव है वो किस तरीके से कार्य करती है, किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो सबसे पहले हमारी क्रस्ट हम लोगों ने बना ली है। सबसे बाहर हमेशा क्या बनाते हैं हम लोग, क्रस्ट बनाते हैं। क्रस्ट के बाद हमें बनाना है आउटर कोर। क्या बनाना है, आउटर कोर। तो आउटर कोर हम लोग बना लेते हैं और ये हमारी बन गई है आउटर कोर। देखो डिजिटल बोर्ड का ये फायदा होता है ना, लेकिन मुझे लगता है सर्किल तो हाथ से ज़्यादा इजीली बन जाता है, हाँ या ना। अभी मैं बना के बताऊंगा और फिर आप मुझे बताना कि क्या मैं सर्किल सही बना लेता हूँ। ठीक है, हाथ से भी बना के मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये फिर से वही लेयर हमने बनाई है और फिर यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ, ये है आपका आउटर, आउटर कोर। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा कि लिक्विड में सॉलिड में, अब मेरे को पता है कि आपको ये पता है कि आउटर कोर कौन सी अवस्था में है, ये है लिक्विड में, कौन में है, लिक्विड में। अच्छा, वही पाथ कौन सा, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ और रिफ्रैक्टेड पाथ, कर्व्ड पाथ और रिफ्रैक्टेड पाथ। क्यों, क्योंकि डेंसिटी लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है। अब एक चीज पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जब एस्थेनोस्फेयर आया है तो एस्थेनोस्फेयर से, एस्थेनोस्फेयर से एस वेव जो होती है, एस वेव पास करती है, एस वेव पास करती है कहां से, एस्थेनोस्फेयर से। दैट मीन्स जो एस्थेनोस्फेयर है, जो एस्थेनोस्फेयर है, इट इज नॉट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। तो फिर इसलिए हमने इसका नाम दिया था, कौन सी स्टेट में है ये, सेमी सॉलिड स्टेट में। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे ही कहां पे पहुंची, आउटर कोर पे पहुंची। आउटर कोर कौन सी अवस्था में, आउटर कोर हमें पता है लिक्विड अवस्था में। कौन सी अवस्था में, लिक्विड अवस्था में। अच्छा, ये भी इस तरीके से मानो ये वेव आ रही थी, एस वेव। एस वेव कहां पे नहीं आ पाएंगी, आउटर कोर पे नहीं आ पाएंगी। तो इस जगह के बाद आपको कहीं पे भी कौन सी वेव देखने को नहीं मिलती है, इसके बाद आपको एस वेव देखने को नहीं मिलती है। क्या देखने को नहीं मिलती है, एस वेव आपको देखने को नहीं मिलती है। तो ये कहा जा सकता है कि 105 डिग्री से 105 डिग्री तक, 105 से 105 डिग्री तक, दिस इज द शैडो जोन ऑफ द, शैडो जोन ऑफ द एस वेव। पी वेव के शैडो जोन की जब हमने बात करी तो वो 105 से कहां तक का था, 145 डिग्री, दोनों तरफ है ना। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो 105 से 180 और फिर 180 से 105 डिग्री का आपको क्या देखने को मिलेगा, शैडो जोन आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, शैडो जोन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका शैडो जोन बड़ा है, तो क्लियरली विजिबल है एस वेव का शैडो जोन बड़ा है, किसके कंपेरिजन में, पी वेव के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में, पी वेव के कंपैरिजन में बड़ा है। ठीक है, चलिए
यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। पी वेव, एस वेव, एल वेव, आर वेव, सब कुछ हमने समझ लिया है। एक टॉपिक यहाँ पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में एक चीज और हम लोग पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी, असंबद्धता इसे हिंदी में कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी इसे इंग्लिश में कहा जाता है। अब डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? देखो, डिसकंटिन्यूटी बेसिकली क्या है? इट इज अ लेयर, या जोन भी कह सकते हो इसे। इट इज अ लेयर और जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन between two between two different density लेयर। दो लेयर हैं, मानो ये ए लेयर है और ये बी लेयर है। इसकी डेंसिटी है 10, इसकी डेंसिटी है 12। अच्छा, अगर ये अलग अलग नहीं होती तो क्या होती? कोई भी वेव आती है और एकदम सीधे से पास हो जाती। लेकिन डेंसिटी चेंज हो गई, क्या हो गई? डेंसिटी चेंज हो गई है। तो जो वेव यहाँ पे इस डायरेक्शन में चल रही होगी, जैसे वो डेंसिटी अलग डेंसिटी वाले मीडियम में पहुंचेगी, उसका डायरेक्शन और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो ये जो ट्रांजिशन जोन है, ये जो ट्रांजिशन जोन है इन दोनों के बीच का है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिसकंटिन्यूटी। क्या कहा जाता है? डिसकंटिन्यूटी इसे कहा जाता है। अर्थ में कितनी डिसकंटिन्यूटी है? तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हमारे पास सी एम आर जी एल कितनी हुई? 1 2 3 4 5। कितनी डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास? टोटल 5 डिसकंटिन्यूटी है। कौन कौन सी हैं? सी से है, सी वाली जो डिसकंटिन्यूटी है इसे कहा जाता है कोनार्ड। कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इसे हम लोग कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसे कहा जाता है रैपिटी। इसे कहा जाता है गटनबर्ग। और इसे कहा जाता है लेहमैन। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। ये है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, रैपिड डिसकंटिन्यूटी, मोहो और कोनार्ड। किस किस के बीच में होगी? अच्छा, कोर के कितने पार्ट थे? क्रस्ट के कितने पार्ट हैं? 2 हैं। कौन कौन सा? अपर और लोअर, उसके बीच में कोनार्ड। क्रस्ट के और मेंटल के बीच में मोहो। अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रैपिटी। मेंटल और कोर के बीच में गटनबर्ग। आउटर कोर और इनर कोर के बीच में क्या आ जाएगी? आपकी लेहमैन आ जाती है। क्या आ जाती है? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। क्या आ जाती है? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। चलिए एक बार बना लेते हैं, और आज के लिए सिर्फ ये टॉपिक ही हम करेंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे हमारा एक नया टॉपिक। कौन सा टॉपिक होगा मैं अभी बताता हूँ, पहले डायग्राम आप बनाइए मेरे साथ। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात करनी है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी की। किसकी बात हमने बात करनी है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी की। तो कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, इन दोनों के बीच में ये डिसकंटिन्यूटी जो है, इसे हमने क्या नाम दिया है? कोनार्ड दिया है। क्या नाम दिया है? कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी दिया है। अच्छा, क्रस्ट के बाद आपको क्या देखने को मिलती है? कौन सी लेयर है? मेंटल वाली लेयर है। तो ये तो ऊपर जो भी हमारा क्या है, ये है क्रस्ट। क्या है ये? क्रस्ट। और इसमें भी ये अपर क्रस्ट और ये लोअर क्रस्ट। ठीक है, क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे आपको क्या देखने को मिलता है? मेंटल। क्या देखने को मिलता है? मेंटल। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोर। क्या देखने को मिलती है? कोर आपको देखने को मिलती है। तो मेंटल और क्रस्ट के बीच में, मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो आपको देखने को मिलती है, इसे कहा जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। कौन सी है ये? मोहो डिसकंटिन्यूटी है। अच्छा, मेंटल को हमने वैसे 3 पार्ट में देखा था, लेकिन बहुत सारी बुक में 2, तो हम भी यहाँ पे 2 मान के चलते हैं। हमारी कौन कौन सी मेंटल है? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलेगी, CMR,
कौन सी है? आर से रैपिटी, कौन सी है? रैपिटी। मेंटल, मेंटल और कोर के बीच में जो आपको देखने को मिलेगी इसका नाम है गटनबर्ग। क्या नाम है इसका? गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। और कोर में भी दो पार्ट है हमारे पास, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। कौन कौन सी है? आउटर कोर और इनर कोर। इन दोनों के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है इसका नाम क्या है? लेहमैन। तो CMRGL आपको पता होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर रामगोपाल। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, CMRGL। ये क्या है हमारे पास? डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है। डिसकंटिन्यूटी क्यों है? क्योंकि बहुत सारी क्या है, अलग अलग डेंसिटी के लेयर है, उसके बीच में ये डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है। इसको इस तरीके से समझो कि भाई यहाँ पे तो रिहायशी इलाका है, सेटलमेंट्स है, ह्यूमन सेटलमेंट्स, और एक तरफ आपका क्या है? फॉरेस्ट है। ये है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट, और ये है आपके रेजिडेंशियल इलाका। ठीक है, रेजिडेंशियल। अब ऐसा नहीं होता कि फॉरेस्ट और रेजिडेंशियल का जो इलाका है उसके बीच में कोई बाउंड्री है, या एक कदम आपने इधर रखा तो आप रेजिडेंशियल इलाके में और एक तरफ इधर रखा तो आप फॉरेस्ट में। ऐसे नहीं होता, बीच में एक जोन मिलता है जिसमें आप देखोगे पेड़ कम होते जाएंगे और धीमे धीमे कुछ कुछ घर बनेंगे, और धीमे धीमे आप देखोगे बहुत सारे घर शुरू हो जाते हैं। तो बीच में एक ऐसा इलाका होता है जहाँ पे एक ट्रांजिशन जोन आता है, बदलाव वाला जो क्षेत्र होता है उसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसके बाद आप देखोगे एक डेंसिटी, एक्स डेंसिटी, एक्स के बाद नीचे वाई डेंसिटी, और एक्स और वाई के बीच में एक जोन होगा, एक लेयर होगी जहाँ पे डेंसिटी एक्स से वाई में चेंज हो रही है। तो वो जो जोन है उसे हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, असंबद्धता कहा जाता है। ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का। किसका था? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का ये पूरा टॉपिक था। क्वेश्चन मैं आज आपका दे देता हूं, क्वेश्चन जो है मेंस का। और मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि यार प्लीज सब लोग कोशिश करो। देखो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? गलत होगा। आप बाकी सब पेड कोर्सेज में तो क्या होता है, आपके पास मेंटर्स होते हैं, आप कोर्स खरीदते हो, सबके नंबर्स होते हैं हमारे पास, तब हम जो मेंटर्स हैं वो आपको कॉल कर लेते हैं। अभी ऐसी कोई सुविधा तो मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे आप सबका नंबर पहले लूं क्लास शुरू होने से पहले, और उसके बाद हर एक दिन मैं आपको फोन करूं। इतना मैं नहीं कर पाऊंगा। जो जो आप मेरे को मैसेज कर रहा है, जैसे बाकी जितने भी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए, मैंने उन सबको पर्सनली रिप्लाई भी किया है, और धीमे धीमे उनके आंसर चेक होके भी पहुंच रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी यही चाहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं भेजा है किसी भी कारणवश, आप जरूर से जरूर क्या करें, एक बार गलत लिखोगे, अच्छा नहीं लिखोगे ये बात ठीक है, लेकिन नहीं लिखोगे ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करना लिखो। आज आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है एक्सप्लोर the explore the classification explore the classification of of seismic of seismic waves and 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 how they helped us to to understand to understand the interior interior of the earth इंटीरियर ऑफ द अर्थ। आपको सीस्मिक वेव के बारे में बताना है, और ये भी बताना है कि कैसे सीस्मिक वेव से हमें पता लगा अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है। ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए तो बहुत डायरेक्टली क्वेश्चन है इस तरीके। हालांकि मेंस में क्वेश्चन नहीं आते, पर शुरुआत हम लोग ऐसे क्वेश्चनों से करेंगे टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप उन्हें इजीली लिख पाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक यहाँ पे हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या शुरू करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी शुरू करेंगे। और एक बात और आपको बताऊं, इस साल ही प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, तो थ्योरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा गया इसका मतलब तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हो सकता है मेंस में क्वेश्चन भी आ जाए, तो जो लोग मेंस देंगे वो तो जरूर देखेंगे, और अगर आपको 26 या 27 का प्रीलिम्स देना है तो भी आप जरूर देखें उस क्लास को। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और एक छोटी सी बात और, कि आप सबको मुबारकबाद हो कि फाइनली आरसीबी ने ट्रॉफी जीत ली है। आरसीबी ट्रॉफी जीतने से एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट हमको क्या सीखना चाहिए, वो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। कि आरसीबी की अगर बात करें और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो काफी लंबा संघर्ष रहा है। 18वां सीजन था
इतना साल उन्होंने संघर्ष किया उस एक ट्रॉफी के लिए। विराट जैसा संघर्ष होना चाहिए, इस बात में कोई दौराई नहीं है। एबीडी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे, कुंबले साहब ने शुरुआत करी थी आरसीबी की, और अब आप देख रहे हो इतने सालों बाद आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है। यूपीएससी की जर्नी में भी ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे इस यात्रा में, लेकिन आप अगर टिके रहे तो यकीन माना जो वो विराट संघर्ष है वो कोहली ने जो कल सेलिब्रेशन किया वो आपने देखा होगा, वो बिल्कुल उस विराट संघर्ष से कोहली के जो सेलिब्रेशन तक का सफर है वो ही है विक्ट्री ऑफ टेस्ट। जो टेस्ट होता है ना जीत का, वो संघर्ष में ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिना संघर्ष करे आपको वो जीत का टेस्ट मिल जाएगा। तो ये सीख हमें वो आरसीबी की कल जो जीत हुई आईपीएल सेशन, जो जीता आईपीएल ट्रॉफी जो जीती आरसीबी ने, वो हमें देके जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तीसरी क्लास हमारी हो चुकी है। हम लोग 5 क्लास तक धीमे धीमे चलेंगे ताकि सब लोग जुड़ जाएं। और मैं ये आपसे दरखास्त करूंगा यार कि आप भी जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, उतना पहुंचाइए, ताकि सब लोगों को ये जो अपने पहल है, जो अपना मेरा और आपका परिवार है, हमारा जो बॉन्ड है, इसके बारे में हम सबको बता सकें, ठीक है। ये बात हो गई है हमारी। एक बार कमेंट भी आपके देख लेते हैं, कल आपने क्या क्या कमेंट किए हैं। कुछ कमेंट थे कल, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं यार, क्या क्या कमेंट थे। संबोधि सिविल सर्विसेज पे चलते हैं अपन लोग, और संबोधि सिविल सर्विसेज आज 661 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, 661 सब्सक्राइबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, पर कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप लेके चलोगे उस तरीके से आगे बढ़ना होगा। आज शायद आप बढ़वा दोगे, है ना। ज्योग्राफी ने कमेंट किया, ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी 08F89 ने, कि थैंक यू सर, वेलकम। सृष्टि श्रीवास्तव ने कमेंट किया, नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच। काना व्लॉग्स ने कमेंट किया, सर इन लेक्चर के साथ कोई स्टैंडर्ड बुक्स या एनसीईआरटी बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी क्या सर, प्लीज़ बताइए। काना जी, मैंने आपको ये फर्स्ट क्लास में बताया था कि अपन लोग एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनको बेस बना के चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ते हुए चलें मेरे साथ। हालांकि एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हम लोग सब कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा एटलीस्ट आप क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ते हुए चलें। ये चीज़ आपने ठीक करा। मैं कल कोशिश करूंगा, जब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी कल, तो मैं उसमें वो चैप्टर भी मेंशन कर दूंगा कि क्लास 11th का कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। काना व्लॉग्स का दूसरा कमेंट है, सर इस सीरीज के साथ बिग 4 में से कोई और सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर दीजिएगा सर प्लीज़। कान्हा जी, आई एम ट्राइंग। पहले एक बार थोड़ा सा देखो, मोटिवेशन चाहिए होता है। अभी हम लोग 3 नंबर में, जैसे ही 4 नंबर पे हम लोग पहुंच गए, यकीन मानो जैसे जैसे 1000+ आपने मुझे पहुंचा दिया, अपन लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत कर लेंगे, ठीक है। यश अग्रवाल जी का कमेंट है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून यश जी। आई वर्क फ्रॉम 9 to 5. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी but I am facing a lot of problem with the timetable. Can you help me in this regard? I am completely tired after coming back from office. This is why I am facing this problem. Please guide me. यस जी, मैं चाहूँगा एक बार आप मुझसे पर्सनली मुझे मैसेज कर दें, और मेरा नंबर आप सबके पास है ही, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ। नंबर जो है व्हाट्सअप आप मुझे कर दीजिएगा, 9351825226। तो एक बार ये जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, एक बार अपन पर्सनली इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं। मैं आपका थोड़ा सा टाइम टेबल समझ लूँ कि कब कब किस किस दिन आपको ऑफिस जाना होता है, आपका संडे ऑफ रहता है, सैटरडे ऑफ रहता है, किस तरीके से रहता है, एक बार अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे, अपना नया टाइम टेबल बनाएंगे, और जितना भी जो समय आपको मिलता है उसका कैसे ऑप्टिमिस्टिक हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बात थी, ये कुछ कमेंट्स हैं आपके जो मैंने देखे। कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी थे आंसर से रिलेटेड। एक खुशी जी का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेल आईडी नहीं मिल रही। तो खुशी जी, आपको कोशिश किया करो, मेरे को व्हाट्सअप आप कर दो। व्हाट्सअप करने से क्या होता है, मैं चीज़ें जल्दी देख लेता हूँ। मेल क्या होता है, 3-4 दिन में एक बार खुल पाता है। व्हाट्सअप रेगुलरली फ्रिक्वेंटली खुल जाता है। तो अगर व्हाट्सअप पे दिखता रहेगा मैसेज वो अनरीड है, तो 1-2 दिन 3 दिन में मैं उसको क्या कर लूँगा, चेक कर लूँगा अपने आंसर को, ठीक है। तो कोशिश करिएगा व्हाट्सअप कर दें। अगर मेल भी भेजना चाहें तो, पर मेल में
डिले हो जाएगा। मेल आईडी मैंने आपको आपने जब मैसेज किया था तो उसके बाद मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि यार सबको पर्सनल मैसेज का जो भी रिप्लाई है, जिस जब भी मुझसे बन पड़ता है, मैं आपको वो मैसेज का रिप्लाई भेज देता हूँ। आपको क्या करना है, सेशन अच्छा लगा लाइक करना है, लोगों के साथ शेयर करवाना है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि हम लोग अब आज ही बताया 661 लोगों का परिवार बन चुका है। 661 गुणा 10 भी अगर आप करोगे, हर एक इंसान 10 लोगों को भी शेयर करेगा, तो हम लोग कितना जल्दी कितना ग्रो कर जाएंगे ये आप देख सकते हो। सी सेट पास करना ही है तो मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो। तो 6610 का आज आप चाहो तो परिवार बना सकते हो। टोटली आप पे डिपेंड करता है यार, जिस तरीके से आप चलाओगे उस तरीके से मैं चलने को तैयार हूँ। लेकिन वो अगर मोटिवेशन मिलता है, तो जैसे आपने कहा कि एक नया सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के साथ आई एम प्लानिंग कि यार एक ठीक ठीक से टेक्स्ट सीरीज में मैं आपको बना के प्रोवाइड करा दूं, जिसमें हम लोग सैटरडे या संडे को साथ में टेस्ट करें। पहले मैं आपको वो टेस्ट पेपर दूं, यहाँ पे 3 घंटे वो डिस्प्ले होता रहे, और उसके बाद में क्या किया जाए, डिस्कशन हो जाए कि यार ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाना चाहिए था। तो इस तरीके से भी आई एम प्लानिंग, बट उसके लिए वही चीज़ है कि थोड़ा सा आप अगर साथ दोगे, सपोर्ट दोगे, तो वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी, और मैं जानता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।